हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है बीपीएससी के द्वारा, उसकी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और उसी संदर्भ में महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाया जा रहा है। तो अभी तक कुल 9 टेस्ट का आयोजन करवाया जा चुका है, जिसका कि प्लेलिस्ट बना कर चैनल पर डाल दिया गया है। आप वहाँ से जाके उसको हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो है हम टेस्ट सीरीज नंबर 10 लेकर आए हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके पूछे जाने की संभावना जो है एग्जामिनेशन में बनी रहेगी। तो आप लोग इस टेस्ट को लगाएं और अपना मूल्यांकन करें कि आप लोगों की तैयारी किस दिशा में चल रही है और उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है ए प्रकीर्णन, बी व्यतिकरण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी अपवर्तन। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा एक का सी। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ठीक है। अगला है, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? नहीं होगा। तो ऑप्शन है ए वेग, बी आवृत्ति, सी तरंगदैर्घ्य और डी आयाम। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है बी आवृत्ति। तो ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अगला है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। ऑप्शन है ए पानी से, बी शून्य स्थान में से, सी वायु में से और डी कांच में से। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है डी कांच में से। तो प्रकाश की गति कांच से गुजरते हुए न्यूनतम होती है। ठीक है। अगला है 4 नंबर, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम का जो प्रयोग किया जाता है, क्यों? ऑप्शन है ए कि वह ज़्यादा अस्थायी होता है, बी हाइड्रोजन से हल्की होती है, सी ज्वलनशील नहीं होती और डी हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी ज्वलनशील नहीं होती। तो गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह ज्वलनशील नहीं होती है। ठीक है। अगला है 5 नंबर प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, जिसको आप लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम नाइट्राइट और डी सोडियम नाइट्रेट। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों 5 का? इसका उत्तर हो जाएगा बी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जो है उसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। अगला है, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? ऑप्शन है ए ब्लीचिंग पाउडर, बी बेकिंग पाउडर, सी बेकिंग सोडा और डी वॉशिंग सोडा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 6 का? इसका उत्तर जाएगा ए ब्लीचिंग पाउडर। तो चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है ए तांबा एवं टीन, बी पारा, सी सीसा एवं टीन और डी तांबा एवं जस्ता। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा बी। तो अमलगम जो है किसकी धातु है? पारा की मिश्र धातु है। ठीक है, आपसे मिश्र धातु पूछ रहा है। अगला है 8 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? ऑप्शन है ए सिफिलिस, बी हेपेटाइटिस, सी एड्स और डी गोनोरिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 8 का? इसका उत्तर रहेगा बी हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है वो यौन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, मतलब सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है ये। ठीक है। अगला है, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इनमें से किसने दिया था? ऑप्शन है ए मेंडल ने, बी डार्विन ने, सी लेमार्क ने और डी बेंजामिन ने। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी डार्विन ने। तो प्रजातियों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था और इन्होंने ही योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, जिसको आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है 10 नंबर प्रश्न, क्रॉसिंग ओवर में होता है। ऑप्शन है ए गुणसूत्रों का दोहराव, बी गुणसूत्रों का विलोपन, सी अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान और डी गुणसूत्रों का संकलन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा सी अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। तो क्रॉसिंग ओवर में अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है? ऑप्शन है ए प्रोटीएज, बी एमाइलेज, सी रेनेट और डी लाइपेज। तो आपसे क्या पूछ रहा है? डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 11 का? इसका उत्तर रहेगा ए प्रोटीएज। तो प्रोटीएज जो है वो डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कुल 20 प्रकार के जो है एमाइनो एसिड होते हैं, उसमें एक क्या है? प्रोटीएज भी है। ठीक है। अगला है, ब्रायोफाइटा में होते हैं। ऑप्शन है ए
लिवरवर्ट एवं फर्न, बी मास एवं फर्न, सी मास एवं लिवरवर्ट और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी मास एवं लिवरवर्ट। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है? मास और लिवरवर्ट होता है। ठीक है। अगला है कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है? ठीक है ना। तो पूछ रहा है आपसे कि सेल में जो है, सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है? ऑप्शन है ए कोशिका द्रव, बी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए कोशिका द्रव। ठीक है। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, फफूंदियों में पोषण की विधि क्या होती है? फफूंदी इसको आप कवक के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको फंजाई बोलते हैं। उसमें पूछ रहा है आपसे कि उसके न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, वो कौन सी होती है? ऑप्शन है ए परजीवी पोषण, बी प्राणी संभोजी, सी स्वपोषी पोषण और डी मृतोपजीवी पोषण। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी मृतोपजीवी पोषण। ठीक है। तो जो मृत चीज़ें होती हैं, जो मृत पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि फफूंदियों का भोजन उसी से होता है। ठीक है। अगला है 127 नंबर प्रश्न, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 में जो है पारित किया गया, उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है ए आरक्षण से, बी नागरिकता से, सी कृषि सुधारों से और डी उच्च शिक्षा से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए आरक्षण से। ठीक है। अगला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए राष्ट्रपति। तो कैग का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला देखते हैं 17 नंबर, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी परमाणु ऊर्जा आयोग और डी वेतन आयोग। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी योजना आयोग। तो आप लोगों को पता है कि योजना आयोग जो है 1950 से लेके 2015 तक जो है अपना काम किया था। ठीक है। 2015 में नीति आयोग का जो है गठन किया गया और उसने क्या किया कि योजना आयोग का स्थान ले लिया। ठीक है। अगला है जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी असम और डी झारखंड। तो आपसे पूछ रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी कर्नाटक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है ए भागीरथी, बी कृष्णा नदी, सी महानदी और डी चंबल नदी। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी महानदी। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनी हुई बांध है। ठीक है। अगला है यमुना नदी का उद्गम जो है वो किस राज्य से होता है? ठीक है। आप लोग पता है कि यमुना का जो उद्गम है यमुनोत्री से होता है। आपको इसमें राज्य पूछ रहा है। तो पहला है हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी उत्तराखंड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है। अगला है बिहार में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है ए क्वार्टरजाइट, बी पाइराइट, सी अभ्रक और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी उपयुक्त में से सभी। तो बिहार के, आप अगर बिहार का मैप देखेंगे तो बिहार का जो दक्षिण भाग, बिहार वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो रोहतास से शुरू होता है बांका तक खत्म होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है वो खनिजों की बहुतायत होती है उसमें। और इसी पार्ट में जो है क्वार्टरजाइट हो, पाइराइट हो, अभ्रक हो, तो इस तरह के जितने भी खनिज है वो पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप और डी उत्तरी अमेरिका। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 22 नंबर का इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, सिखों के गुरु जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए पानीपत, बी अमृतसर, सी दिल्ली और डी पटना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी पटना। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में हुआ है और उनके जन्म स्थान पर जो है गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अगला है 24 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन है ए नादिर शाह का आक्रमण, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध और डी बक्सर का युद्ध। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा 24 का ए। तो नादिर शाह का आक्रमण जो है इसमें सबसे पहले घटित हुई थी। ठीक है। अगला है महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था?
ऑप्शन है ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया और डी लुम्बिनी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 25 नंबर का, इसका उत्तर हो जाएगा बी कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। अगर आप बात करेंगे इसमें स्थानों के बारे में तो लुम्बिनी में जो है जो नेपाल में स्थित है वहाँ उनकी जन्म हुई थी, बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के भी नाम से जानते हैं, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला है 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1868 ईस्वी, बी 1869 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी और डी 1871 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 26 का, बी 1869 ईस्वी। तो महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में। ठीक है, अगला है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में अक्सर, तो डेट वाला प्रश्न है ये याद रखेंगे। बिहार की एक योजना से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और जल जीवन हरियाली मिशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बिहार की फ्लैगशिप स्कीम है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। पूछ रहा है आपसे इसकी तिथि, तो ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 2019, बी 26 अक्टूबर 2019, सी 5 मार्च 2020 और डी 21 मार्च 2020। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 27 का ए। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जिस दिन जन्म दिवस होता है तो 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है कश्मीर की बेटी, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है ए डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, बी डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, सी अरविंद शर्मा और डी विजय कुमार चौधरी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। तो कश्मीर की बेटी के लेखक जो है वो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? ठीक है, ऑप्शन है ए कर्मनाशा, बी सोन, सी पुनपुन और डी फल्गु। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 29 नंबर का? इसका उत्तर हो जाएगा डी फल्गु। तो फल्गु नदी का क्या नाम था, प्राचीन नाम क्या था? निरंजना था। ठीक है, अगला है बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है ए पटना, बी भागलपुर, सी मुंगेर और डी गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? 1922 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 30 नंबर प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और आपसे पूछे बिहार का पहला अधिवेशन तो 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हसन इमाम, बी मजहरुल हक, सी अब्दुल बारी और डी सरफराज हुसैन खान। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए हसन इमाम। तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए 1918 ईस्वी, बी 1929 ईस्वी, सी 1932 ईस्वी और डी 1936 ईस्वी। इसका उत्तर क्या है दोस्तों 32 का? बी 1929 ईस्वी। तो आप लोग पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान सभा, इससे हर बार बीपीएससी में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप बीपीएससी के मेन एग्जामिनेशन की बात करें या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन जो बीपीएससी करवाती है तो इसमें पूछा ही जाता है। आज मैं इसके पूरे टॉपिक को आपको क्लियर कर देता हूँ। बिहार किसान सभा की जो गठन की गई थी वो स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी और इसमें जो है सचिव बनाया गया था किसको? एन जी रंगा को। ठीक है, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय किसान सभा की अगर बात किया जाए तो भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो 1936 में हुई थी और इसमें स्वामी सहजानंद को इसका अध्यक्षता प्रदान किया गया था। अगर आप बात करें बिहार प्रांतीय किसान सभा की तो उसका गठन जो है वो 1928 में किया गया था। ठीक है, बिहार तो आप क्लियर रखेंगे, प्रांतीय किसान सभा 1928, बिहार किसान सभा 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा तो वो 1936 में स्थापित की गई थी। इसके साथ ही एक और तथ्य है इसमें कि स्वामी विद्यानंद जो है उन्होंने बिहार में दरभंगा महाराज के खिलाफ किसानों के जो विद्रोह हुए थे उसका नेतृत्व किया था। और वो कब किया था? तो 1919 से लेकर 1922 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो 1919 से 1922 के बीच में जो है किसान आंदोलन जो हुआ था दरभंगा महाराज के खिलाफ, उसमें स्वामी विद्यानंद ने इसका सफल नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी तथ्य थे उसको मैंने आपको बताया, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, परीक्षा में इसे पूछने जाने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन है ए मई 1857, बी जून 1857, सी जुलाई 1857 और डी अगस्त 1857। तो आपसे पूछ रहा है पीर अली जो पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में बिगुल फूका था। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि कब किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 33 का? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी जुलाई में। ठीक है, तो जुलाई में कब किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि डेट कब किया था, तो 3 जुलाई को इन्होंने क्या किया था, विद्रोह की शुरुआत की थी। कहाँ? पटना में। कब? 3 जुलाई को। तो आप लोग डेट भी याद रखेंगे। अगला है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है ए मिथिला, बी तिरहुत, सी सारण और डी मगध। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 34 का? सी सारण। ठीक है, तो सारण जिसको आप छपरा के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका डिविजनल हेड है छपरा। तो यहाँ क्या हुआ था कि फतेह शाही विद्रोह हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी अशफाकुल्ला खां, सी रोशन सिंह और डी सुखदेव। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता थे राम प्रसाद बिस्मिल, और इन्होंने ये क्या थे कि काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, और ये क्या किए थे कि काकोरी ट्रेन डकैती में संबंधित नहीं थे ये। ठीक है, अगला है इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी एम जी रानाडे, सी डी के कड़वे और डी आर जी भंडारकर। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों 36 का? ए श्रीमती एनी बेसेंट। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंगों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम और डी 1861 का चार्टर अधिनियम। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है बी 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अगला है दिल्ली दरबार के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया था। ठीक है, उस समय पूछ रहा है आपसे 1920 में हुई थी, 1912 में। तो 1912 में दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, तो उस समय में जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड लॉरेंस और डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों 38 का? बी लॉर्ड लिटन। तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन है उसमें कौन किए थे? लॉर्ड लिटन थे उस समय में। ठीक है, अगला है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन कब किया गया था? ऑप्शन है ए सितंबर 6, 2015 को, बी सितंबर 29, 2015 को, सी सितंबर 25, 2014 को और डी सितंबर 29, 2014 को। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी 25 सितंबर 2014 को। तो मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन 25 सितंबर 2014 को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, भारत में पहली औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है ए 31 मार्च 1948, बी 3 अप्रैल 1948, सी 6 अप्रैल 1948 और डी 25 मार्च 1948। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी 6 अप्रैल 1948। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, अगला है 41 नंबर, ट्राइसेम जिसको ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना के नाम से भी जाना जाता है, एक कार्यक्रम है। ऑप्शन है ए ग्रामीण विकास का, बी औद्योगिक विकास का, सी युवा विकास का और डी शहरी विकास का। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए ग्रामीण विकास का। तो ट्राइसम जो है वो किसका योजना है? ग्रामीण विकास का योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। ऑप्शन है ए उदारवादिता पर, बी निजीकरण पर, सी वैश्वीकरण पर और डी उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को पता है कि एलपीजी योजना लाई गई थी किस समय में? 1991 पे, और उसका संबंध किससे है? तो ये तीनों पे है। ठीक है, लिबरलाइजेशन, इसका क्या है कि उसका ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इसकी 3 तरह की योजना इसमें दी गई थी। ठीक है, अगला है 43 नंबर, विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? ठीक है, किसमें? WTO में। ठीक है,
तो ऑप्शन है ए 1948, बी 1965, सी 1985 और डी 1995। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी 1995। तो विश्व व्यापार संगठन में 1995 में भारत शामिल हुआ था। ठीक है। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको आप सेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित है। ऑप्शन है ए चाइनीज़, बी रशियन, सी अमेरिकन और डी जर्मन। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए चाइनीज़। तो सेज की जो परिकल्पना है वो चाइनीज़ मॉडल पर आधारित है। ठीक है। अगला है अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा, जिसको ILF के नाम से आप जानते हैं। उसको किस समिति ने सुझाव दिया था लागू करने के लिए? ऑप्शन है ए वर्धा समिति, बी खान समिति, सी खुसरो समिति और डी नरसिम्हम कमेटी। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी नरसिम्हम कमेटी। तो अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा, इसको ILAF के नाम से आप जानते हैं, उसको जो है नरसिम्हम समिति ने लागू करने की सिफारिश की थी अथवा सुझाव दी थी। ठीक है। अगला है बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है ए 2014 में, बी 2013 में, सी 2015 में और डी 2012 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 46 का इसका उत्तर हो जाएगा सी 2015 में। तो 7 निश्चय योजना की शुरुआत क्या हुई थी? जो 7 निश्चय प्रथम योजना थी उसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और अभी जो है 7 निश्चय 2 योजना भी है बिहार सरकार द्वारा लागू कर दी गई है। ठीक है। अगला है लोक नायक की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है ए लालू प्रसाद यादव, बी कर्पूरी ठाकुर, सी जयप्रकाश नारायण और डी नीतीश कुमार। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए KN राज, बी AK सेन, सी CT कुरियन और डी LC जैन। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? 48 का CT कुरियन। तो इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के पुस्तक के लेखक जो हैं वो CT कुरियन हैं। ठीक है। अगला है 49 नंबर, हाल ही में 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि नाबार्ड जो है वो ग्रामीण साख की जो है सुविधा प्रदान करता है और शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर 1982 में इसका गठन किया गया था। और ये पूछता है कि हाल ही में इसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन है ए 34वां, बी 38वां, सी 42वां और डी 44वां। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? जैसे आप लोगों को मैंने बताया था उस हिसाब से हो जाए 44वां हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है। कब? कौन सा विश्व जनसंख्या दिवस? ऑप्शन है ए 12 अप्रैल, बी 11 जुलाई, सी 21 सितंबर और डी 25 सितंबर। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसी के साथ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी निरंतर इसी रूप से करते रहेंगे और आगामी आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर प्रदर्शन करके उसको क्वालिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें। मैं इसी तरह का आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।